इस अवस्था को हल करने के लिए विभिन्न संस्थाओं ने भी, और मोस्टली जो अपना जुडिशल सिस्टम है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पहल की, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेज जो रहे उनमें ऑनरेबल जस्टिस भगवती साहब से ये एक आंदोलन चला कि इसको किस तरीके से हम इस भार को कम करें। दूसरा, यहाँ जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन में जब कंपनीज ने अपना यहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट तो करें, लेकिन हमारा जो अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो अगर इस इंडियन जुडिशरी में हमारा मामला फंस गया तो हमारा तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही जाएगा, और हम ये नहीं करना चाहते हैं। तो भाई क्या करें जो आप इन्वेस्ट भी करोगे और ये भी रहोगे। तो वो इस बात पर एग्री हुए कि आर्बिट्रेशन एक्ट को अमेंड करें। तो जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था उसको चेंज किया गया, और उसको चेंज करके आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 इनेक्टेड किया गया, और उसमें आर्बिट्रेशन के एक तरह से बहुत विस्तृत व्याख्या करते हुए वो प्रोविजंस रखे गए। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जैसे देश के विकास में सड़कें अति आवश्यक है। देश के विकास में सड़कें अति आवश्यक है, तो सड़कें कौन बनाए? सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, सेंट्रल लोक निर्माण विभाग, स्टेट का लोक निर्माण विभाग। लेकिन क्या इनके इंजीनियर जाकर के सड़कें बनाते हैं क्या? नहीं। आपका आंसर यही है, मेरा भी यही है। तो ये क्या करते हैं, ये फिर ठेका देते हैं, और फिर ठेकेदार अपनी जेसीबी और दूसरी मशीनें लगा करके और वो सड़कें निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकारीकरण से ही सारा काम पूरा हो आवश्यक नहीं है, प्राइवेट फील्ड से भी काम हो सकता है। ये एक कंसेप्ट आपके सामने आया। दूसरा देखें कि सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों के अलावा नहीं चल सकती। ठीक है, पुलिस है, पुलिस का अल्टरनेट क्या हो सकता है? पुलिस का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता है, पुलिस ही हो सकती। कैसे नहीं हो सकता? पुलिस का अल्टरनेट भी होमगार्ड रखा। होमगार्ड के बाद भी फिर ये कहा कि कंपनीज वगैरह है तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस डेवलप हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉवरेंटी का जो फंक्शन है, इट इज नॉट इसेंशियल, इट इज कन्फाइंड टू ओनली द स्टेट, इट मे बी डिवाइडेड, इट मे बी डेलीगेटेड। मैं जो कंसेप्ट जो मैं आपको लीगल फील्ड से देना चाह रहा हूँ, दैट इज दैट द सॉवरेंटी के कंसेप्ट को लेकर के कि जुडिशियल सिस्टम तो बिल्कुल सॉवरेंटी वाला ही है, इसलिए जजेज ही फैसला करेंगे, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। क्यों भाई? जब सड़क निर्माण का काम सरकार से हट करके ठेकेदार पर जा सकता है, जब पुलिस का काम सिक्योरिटी तक जा सकता है, तो जुडिशरी का काम भी क्यों नहीं हम इसको कम कर लें, जिससे कि ऐसा हो कि हमारे को न्यायालय में ही उन मामलों का फैसला कराना पड़े, ये आवश्यकता नहीं रहे। तो इसके लिए ये जो सोच और विचार चला, वही विषय आज मेरे को दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि रेलिवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ मीडिएशन इन प्रेजेंट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो मीडिएशन इज द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, ये है। एडीआर जो पॉपुलरली नोन टू ऑल है, एडीआर कहो या मीडिएशन कहो एक ही बात है। सर्वप्रथम फिर दूसरा कंसेप्ट अगर हम देखें, न्याय है क्या? न्याय, जब कोई विवाद हो तो न्याय की आवश्यकता है, और विवाद हुआ है तो उसके लिए एक फॉर्म की आवश्यकता है। और वो फॉर्म क्या हो? वो फॉर्म क्या कोर्ट ही आवश्यक है? फॉर्म आवश्यक है, कोर्ट आवश्यक होना जरूरी नहीं। कोर्ट के स्वरूप का भी तो कोई फॉर्म हो सकता है। पहले भी जिस तरीके से कोई भी विवाद अगर हो गया तो हम परिवारजन भी निपटाते थे, पंच भी निपटाते थे। तो क्यों नहीं हम इसी तर्ज पर ऐसा क्यों नहीं सोचे कि कोर्ट के अलावा भी हम और भी सोच सकते हैं। ये कोर्ट में ही सारी शक्तियां विद्यमान है, अन्य में नहीं। तो अन्य को भी तो हम एम्पावर्ड कर सकते हैं, उनको भी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, और उन शक्तियों को उन शक्तियों से वो भी फैसले कर सकते हैं। तो इस पर फिर जो इसका जो फ्लोर सोचा गया, वो ये सोचा गया
कि वो फॉर्म हो सकता है मीडिएशन, यानी बोथ पार्टीज जो भी एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट है, दोनों तो पार्टीज है ही, लेकिन उसका जो डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए जो तीसरा व्यक्ति चाहिए, वो तीसरा व्यक्ति जज हो या जुडिशरी हो, कोई आवश्यक नहीं, वो भी हो सकता है। तो ये सोच चल करके जो ही ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस समय बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि हम तो जुडिशियल सिस्टम में नहीं जाना चाहते हैं, तो एक फोरम की तो आवश्यकता है ही। उस फोरम के लिए फिर ये सोचा गया कि मीडिएशन को आगे बढ़ाया जाए या अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल किया जाए। क्यों किया जाए? जो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम्स क्या है, कि अथा तो धन खर्च होता है और अथा समय खर्च होता है और मामला अटका रहता है। तो उसको जल्दी से हल करने के लिए हम अल्टरनेट कोई व्यवस्था हम देखें, तो उस व्यवस्था में मीडिएशन को प्रारंभ किया गया। तो अब मीडिएशन वर्ड जो है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी, एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। मीडिएशन अपने आप में नहीं है, इसके कई हाथ पांव हैं। ये एक वाइड टर्म है, और इस वाइड टर्म को अब हम वापस आगे इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले तो हम, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर पावर को डेलीगेट कर दिया जाए, और डेलीगेट करने में जो डेलीगेटिंग अथॉरिटी है वो उस पावर को यूज करे और वो सारे सिस्टम को चलाए, तो इसके लिए पहला एक्ट जो पारित हुआ है वो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप भी और यूएनओ के रिकमेंडेशंस एंड कन्वेंशंस के आधार पर भी बनाए। उसकी रिकमेंडेशन और कन्वेंशन जो ग्लोबल बिजनेस जो होगा उसमें उसमें भी ये रखा गया कि आर्बिट्रेशन शुड बी देयर, द लोकल लॉ से गवर्न होते हुए भी आर्बिट्रेशन से उनका निपटारा किया जाए। और आप सभी को ये ज्ञान होगा या नहीं है, तो आप आज समझ लें, जो अरबों खरबों के जो मुकदमे हैं वो कोर्टों में नहीं है, वो आर्बिट्रेटर के पास है। और आर्बिट्रेटर जो है वो एक आर्बिट्रेशन का भी एक पैनल है। आर्बिट्रेटर किस स्तर का होगा? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का हो सकता है, हाई कोर्ट जज लेवल का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट जजेस जो रिटायर्ड हो गए हैं वो हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो भी हो सकते हैं। तो ये एक सोच जो चला, तो आर्बिट्रेशन को मान्यता दे दी गई। अब आर्बिट्रेशन में अब क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेशन कैसे लागू हो। तो आर्बिट्रेशन को लागू करने के लिए सीधी सी बात है, दोनों पार्टी एग्री हो। जब दोनों पार्टी एग्री हो, तो दोनों पार्टी एग्री हो जाती है, तो वह फिर आर्बिट्रेशन में उस मामले को ले जा सकते हैं। दोनों पार्टी एग्री न हो तो क्या किया जाए? एक पार्टी एग्री है, एक पार्टी एग्री नहीं है, लेकिन अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ये है कि इफ एनी डिस्प्यूट हैज बीन अराइजेज, इट विल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर, इन दैट केस वो आर्बिट्रेशन में जाएगा। तो वो पार्टी अगर किसी आर्बिट्रेटर के लिए एग्री हो जाती है तो ठीक है, और अगर उस आर्बिट्रेटर के लिए वो एग्री नहीं होना चाहती तो हाई कोर्ट में जाकर वो एप्लीकेशन लगा सकता है जो पार्टी आर्बिट्रेशन चाहती है। क्योंकि उन दोनों के बीच में ये मैं हमारे स्टूडेंट्स को तो मैं कहता ही रहता हूँ, और आप में से और भी जुड़े हुए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्रीमेंट है, दैट एग्रीमेंट इज द सेल्फ लेजिस्लेशन लेजिस्लेटेड बाय देमसेल्व्स फॉर देम ओनली। तो जब कोई एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट स्वयं ने किया हुआ, दोनों पार्टी उन कंडीशन से बाइंड है, तो उसी कंडीशन में अगर ये कंडीशन भी जोड़ दी जाए कि हमारा इस करार के तहत अगर कोई भी डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ तो हम आर्बिट्रेटर के माध्यम से निपटाएंगे। अब उसी एग्रीमेंट में आपने ये लिखा हुआ, तो उस एग्रीमेंट का कोई भी डिस्प्यूट अगर एराइज हुआ है तो आर्बिट्रेशन से निपटाना है। और आर्बिट्रेटर
जो नियुक्त करना है उसी में तय किया जा सकता है कि अमुक को आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकेंगे, अथवा हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकेंगे। और फिर ऐसा आर्बिट्रेटर निष्पक्ष व्यक्ति होता है और उसको प्रक्रिया वगैरह का सब ज्ञान होता है, लीगल नॉलेज होता है, और वह उसकी सुनवाई करेगा। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कि एग्रीमेंट में ही ये बात आ जाती है। तो अब जो इतने बड़े बड़े जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इवन इंटरनेशनल लॉ में भी, वहां भी एग्रीमेंट से ही फैसले होते हैं, ये आर्बिट्रेटर के माध्यम से ही। वो डिप्लोमेसी क्या है, वो भी एक तरह से डिस्कशन करना और समस्या का समाधान करना। तो मीडिएशन इन जनरल, तो हम ये कहें कि अगर दो जनों के बीच में विवाद हो गया तो तीसरे को जाकर के अपनी कथा दोनों ने सुनाई और तीसरे ने सुन करके समझाने की कोशिश की, ये मीडिएशन है। लेकिन मीडिएशन को लीगल फ्रेमवर्क में ऑथोरिटी भी दे दी जाए और वो कानूनन भी हो जाए तो फिर आर्बिट्रेशन एक्ट में जाना पड़ेगा। और आर्बिट्रेशन एक्ट में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति हो गई तो जो क्लेमेंट है अपना क्लेम पेश करे और जो रेस्पोंडेंट है आर्बिट्रेटर उससे कहेगा कि वो अपना जवाब पेश करे। ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि बोथ पार्टी शुड बी हर्ड। तो दोनों पार्टी को सुना जाए, दोनों पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो उनको वो सुनता है। अब रहा यह है कि अगर सीपीसी और एविडेंस एक्ट, जो कि जुडिशल सिस्टम में इन दोनों के बिना न्याय करना मुश्किल है, तो आर्बिट्रेटर के लिए ये रखा गया कि सीपीसी और एविडेंस के प्रोविजन से वो बाउंड नहीं है। डज नॉट मीन कि उसको नहीं मानना चाहे तो मान ले, लेकिन नहीं मानना तो कोई गलत नहीं है। और कुछ प्रिंसिपल्स तो ऐसे हैं कि सीपीसी और एविडेंस एक्ट में है, लेकिन नेचुरल जस्टिस में भी वही है। तो अगर उसको मान करके और वह फैसला करता है और आगे बढ़ता है तो ये जल्दी हो जाएगा। फिर आर्बिट्रेशन में ये रखा गया है कि ओरल एविडेंस नहीं होगी, एफिडेविट सबमिट कर दें, दोनों पार्टी एफिडेविट सबमिट कर दें और अपने डॉक्यूमेंट से जो सबमिट कर दें। और तो ये फालतू की रोज के क्रॉस एग्जामिनेशन और ये एग्जामिनेशन और ये समय नष्ट करने वाली बातें हैं। और उसमें आज वकील साहब के ये हो गया और आज पार्टीज के दादाजी शांत हो गए, ये सारी बातें खत्म हो गई। तो ये टू रिड्यूस द टाइम, रिड्यूस द मनी, दोनों ही बातें जो हमने प्रॉब्लम शुरू की उसी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं हम। तो ये हो करके और इसमें सुनवाई होती है। ये सुनवाई करने के पश्चात दोनों पार्टी को मौका दे दिया, दोनों पार्टी अपने अपनी एविडेंस पेश कर दिया, जिसमें मोस्टली तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मटेरियल थिंग। और अगर कोई बात मौखिक कहनी है तो थ्रू द एफिडेविट दे दें। फिर सीपीसी और एविडेंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है और उसके प्रिंसिपल जो आवश्यक है, जो माने जा सकते हैं, लेकिन नॉट बाइंड। फिर उसके बाद वो आर्बिट्रेटर एक हो सकता है, दो हो सकता है, एक हो सकता है, तीन हो सकता है, पांच हो सकते हैं ओड नंबर में, जिससे कि इक्वल डिवाइड नहीं हो जाए, ताकि फैसला करने में इजी रहे। 4-3 हो जाए, 5-2 हो जाए, तो ये ओड नंबर में इनको नियुक्ति रहती है। फिर इसके ये सब सुनवाई कर ली, फिर जो ये अपना निर्णय देते हैं उसे नोमेनकल्चर के रूप में अवार्ड कहा जाता है। वो अवार्ड कहलाता है। अवार्ड इज इक्वल टू जजमेंट। जजमेंट इज गिवन बाय अ जज in the court, while award is given by the arbitrator in the arbitration proceeding. And arbitration proceeding जो होल्ड की गई है और उन्होंने जो सुनवाई की है, that is also a tribunal. Arbitrator is a tribunal. Arbitrators are the tribunal. ट्रिब्यूनल शब्द को भी आप जान चुके होंगे। ट्रिब्यूनल जो है हैविंग द, जैसे कि यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो इन सच ए वे जज एंड आर्बिट्रेटर, जज यूनिवर्सिटी है तो आर्बिट्रेटर भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो वो भी उसी जज के रूप में ही है
और उसका फैसला जो आया वो जजमेंट या डिक्री नहीं कहला करके, डिक्री या ऑर्डर नहीं कहला करके अवार्ड कहलाया, तो वह अवार्ड हो जाएगा। अब इस अवार्ड जो दिया है, इस अवार्ड की नो अपील विल लाई, इसकी कोई अपील नहीं होगी। अपील तो फिर ये खेल चलता ही रहेगा, इसका कोई एंड ही नहीं आएगा। तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। और अगर मान लीजिए फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ आर्बिट्रेटर ने मनमर्जी की है अथवा किसी पक्ष के साथ अन्याय हो गया है किसी मीनवाइल इंटरिम ऑर्डर से, या उसका कोई डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किया है, ऐसा लग रहा है, तो एक सेक्शन 34 है आर्बिट्रेशन एक्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज को उसमें उसको सेट एसाइड करने का पावर है, सेट एसाइड प्रोसीडिंग को, नॉट टू दैट अवार्ड। वो प्रोसीडिंग रॉन्ग की है तो उसको सुधारने के लिए कह सकता है, लेकिन वो अवार्ड को नहीं बदलेगा, वो अपील के रूप में नहीं बैठेगा। और इस तरीके से ये इतना सा पावर है। अब अवार्ड हो गया, अपील अलाउ नहीं है, और कोई पार्टी ये देखती है कि मेरे साथ तो ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है, तो ग्रॉस इनजस्टिस को रिमूव कैसे करें? तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 226 या 32, जो रिट जुरिडिक्शन है, रिट जुरिडिक्शन तो जिंदा है ही। अगर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को अगर तोड़ दिया गया है तो रिट के थ्रू उसकी रेमेडी सीख की जा सकती है, तो रिट के थ्रू तो जा सकते हैं, बाकी अपील में नहीं जा सकते। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जो डिसीजन in the form of the award is given by the arbitrator, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइजेज फॉर द सोवरेंटी और डोमिनेंसी एंड मशीनरी। यहाँ फिर वापस प्रश्न आएगा कि उसको कंपेल कैसे करेंगे पार्टीज को कंपेल करने के लिए आर्बिट्रेटर के पास हथियार क्या है, आर्बिट्रेटर के पास कंपेलिंग मशीनरी क्या है? तो उस कंपेलिंग मशीनरी के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान बनाया गया है कि इस जो अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का एग्जीक्यूशन डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। अब वैसे भी सामान्य लॉ में भी आपको मैं कई बार, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं उनको तो मैं बता ही चुका हूं कि किसी मामले में कोर्ट के अंदर मुकदमा जीत जाना इज ए हाफ वे इंटरवल ऑफ द पिक्चर, उसको लागू कराना हाफ पार्ट इज रिमेनिंग। तो वो हार्ड पार्ट जो रिमेनिंग है उसके लिए उसी फैसले से अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो जाता जो जज साहब ने दिया, बल्कि एग्जीक्यूशन की अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो आर्बिट्रेशन में भी जो अवार्ड हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एप्लीकेशन लगानी है वो डिस्ट्रिक्ट जज को लगाएं, और डिस्ट्रिक्ट जज उस अवार्ड को ऐसे समझेगा जैसे कि उन्होंने ही फैसला किया है। डिस्ट्रिक्ट जज उस अवार्ड को इसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे कि दैट इज जजमेंट ऑफ हिमसेल्फ, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे फोर्स यूज करेंगे जो उनमें शक्तियां अंतर्निहित है, जो सॉवरेंटी की और कोर्ट की जो शक्तियां अंतर्निहित है उसके तहत संपत्ति कुर्क करना या और कंपेल करना, सिविल जेल भेजना, जितनी भी प्रोसीडिंग है, जो कहना नहीं मानता है उस सब को जो प्रोसीडिंग है उस प्रोसीडिंग को पूरी करने के लिए ये एग्जीक्यूशन सिस्टम इज विद द डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज उसको, तो अब अगर इसके ऊपर वापस हम नजर डालें तो ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज जो फैसला करने में समय जाता उनका, उसके बजाय एक दूसरी एजेंसी दैट इज आर्बिट्रेटर ने वो फैसला कर दिया और फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास आ गया, और उसमें भी दोनों पक्षों को सुना गया और ये किया गया। अभी आप जो प्रैक्टिस में हैं उन सबको पता है कि सिविल मामले जो हैं, सिविल मामलों में बहुत कुछ ये कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन इन चीफ विल बी ऑन द एफिडेविट। ओके, तो एफिडेविट पर हो गया तो वहां भी कर्टेलमेंट हो गया। फिर वापस कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में भी बाय द कमिश्नर। तो कमिश्नर जो है फ्रॉम द एडवोकेट, बाहर, अर्थात वो भी बाहर से हुआ ना, कोर्ट से तो बाहर जा करके उसने बयान लिए। तो अगर ये स्थिति अगर आर्बिट्रेशन में रही है तो क्या फर्क पड़ा? तो इसमें कोई अंतर नहीं आया। तो आर्बिट्रेशन आज की तारीख में
बहुत ही इफेक्टिव हो रहा है और ये लीगल सैंक्टिटी पूरी लिए हुए है और जो करोड़ों अरबों के जो मुकदमे हैं वो सारे आर्बिट्रेशन से निपटाए जा रहे हैं। फर्दर मोर, अगर एग्रीमेंट के अंदर ये लिख दिया गया है कि डिस्प्यूट विल बी रिजोल्व्ड थ्रू द आर्बिट्रेटर, तो इन दैट केस सिविल कोर्ट इज नॉट एम्पावर्ड टू हियर दैट केस, वो एंटर ही नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट ऐसा एराइज हुआ जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टी जो है आर्बिट्रेशन से निपटाएगी, तो सिविल कोर्ट में भी अगर मुकदमा किया गया है तो सिविल कोर्ट विल डिनाई, सिविल कोर्ट वो फैसला नहीं कर सकते और वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं, वो नहीं ले सकते, आर्बिट्रेशन से ही निपटेगा। फर्दर ये रहा कि आर्बिट्रेशन से पहले ऐसी एक्सीजेंसीज हो गई कि इंतरिम ऑर्डर पास करना जरूरी है। हम फाइनल सुनवाई तो करेंगे लेकिन मीनवाइल भी एक ऑर्डर आवश्यक हो गया और आर्बिट्रेटर के पास नहीं जा सकते हैं। तो एक सेक्शन रखा है 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में जो सिविल जज है ही कैन पास द ऑर्डर, इंतरिम ऑर्डर टिल टू फाइल द आर्बिट्रेशन क्लेम। क्लेम जब तक पेश करे जब तक के लिए वो एक ऑर्डर दे सकते हैं जिससे वो भी रिलीफ हो गई। फर्दर अवार्ड दे दिया और अवार्ड देने के पश्चात अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूशन में जाएंगे जितने भी दूसरी पार्टी कोई नुकसान कर सकती है, तो ऐसा जो पावर सेक्शन 9 में सिविल जज को है, द सेम पावर इज टू द आर्बिट्रेटर इन सेक्शन 17। सेक्शन 17 में वापस वो के वही पावर जो है आर्बिट्रेटर को भी दिए हुए। आर्बिट्रेटर भी किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करने का ऑर्डर दे सकता है, सीज करने का ऑर्डर दे सकता है और वो सीज हो जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये सीपीसी के तहत वही सूर्य की उपस्थिति में, अर्थात रात में नहीं दिन में गाड़ी अटैच कर लेंगे, फिर उसके कौन इसका रिसीवर होगा, क्या देख रेख करेगा, जैसा ऑर्डर न्यायालय पास करता है ऐसा आर्बिट्रेटर भी पास कर देता है। तो सेक्शन 9 और सेक्शन 17 आर पैरेलल इन द आर्बिट्रेशन एक्ट और इस तरीके से आर्बिट्रेशन एक्ट प्लेइंग ए गुड रोल एज ए मीडिएशन एंड इफेक्टिव रोल एंड पावरफुल रोल और ऑथेंटिक रोल और with full proof and procedure is there। फिर इसमें वापस ये आया कि इसका आर्बिट्रेटर का खर्चा कौन देगा। आर्बिट्रेटर का खर्चा दोनों पार्टी आधा आधा देती है और वो खर्चा इतना ने, अच्छा खर्चे का जहां तक देखेंगे कि आप देखेंगे कि ये खर्चा तो आर्बिट्रेटर का खर्चा लग गया, तो कोर्ट क्या फ्री सुनती है क्या? सिविल केसेस कोर्ट कभी फ्री नहीं सुनती है, वो कोर्ट फीस लेती है, कोर्ट फीस लेती है और वो करीब 4% वगैरह जो उनकी कोर्ट फीस लगती है उस कोर्ट फीस के अनुसार, तो उससे ज़्यादा आर्बिट्रेटर की फीस नहीं होती, उससे कम ही होती है। तो ये एक अल्टरनेट मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन है। इस आर्बिट्रेशन के साथ ही एक वर्ड और जोड़ा गया, कंसिलेशन। कंसिलेशन या सुलह। अब देखिए आर्बिट्रेटर जो है, आर्बिट्रेटर कभी पार्टी को ये नहीं कहेगा कि तुम ये समझौता कर लो या ये राजीनामा कर लो, वो भाई दादा नहीं करेंगे, वो तो दे विल एक्ट एज ए जज। ठीक है, आप दोनों की एविडेंस ले आइए, अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, लेकिन कंसिलेशन का अगर प्रपोजल आता है तो कंसिलेशन में वही जो आर्बिट्रेटर है जो भी हो सकता है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो आर्बिट्रेशन में नहीं ले जाए जा करके सीधे कंसिलेशन के लिए भी ले जाए जा सकते हैं। तो कंसिलेशन में जो तीसरा पक्ष है वो भी आर्बिट्रेटर के रूप में ही होता है और वो दोनों पक्षों को सुनता है और सुन करके उनको एक मत पर लाने का प्रयास करता है। एक मत पर लाने का प्रयास करने में यहाँ पर जो जज, सामान्यतया आपने क्रिमिनल लॉ में भी देखा होगा कि जज जो है मुलजिमों से बात नहीं करते, केवल 2 जगह बात करते हैं, चार्ज सुनाते हैं जब और बयान मुलजिम लेते हैं जब, और सिविल में भी ज्यादा पक्षकारों से बात नहीं करते। तो ये ऐसा ही
आर्बिट्रेटर भी कहीं बात नहीं करता है, लेकिन आर्बिट्रेटर अगर बात करता है और वो राजीनामे का प्रयास करता है तो ही बिकम्स कंसिलेटर। वो कंसिलेटर हो जाएगा और उसमें वो थोड़ा सी अपनी राय भी देता है। वो एक एक पक्ष को एक एक बार सुनता है ताकि वो उसकी मंशा भी जान ले, उस दूसरी पार्टी की मंशा भी जान ले, और उन दोनों में क्या गुड सेटलमेंट हो सकता है उस सेटलमेंट को का माइंड बना ले और दोनों को प्रपोजल दे करके और उसको सेटल करा दे। ये कंसिलेशन। तो दो मेथड हो गए मीडिएशन के, एक तो आर्बिट्रेशन हो गया, एक कंसिलेशन हो गया। कंसिलेशन भी हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि ये भी 1996 का जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है उसी में प्रावधान है। और ये जो कंसिलेटर जो फिर दोनों पर, इसमें एक बात है, दोनों पक्षों का सहमत होना जरूरी है। दोनों पक्ष सहमत होंगे और साइन करेंगे तब फिर उसको वो कंसिलेटर उसको ओके कर देगा, और ओके कर देगा तो इट आल्सो बिकम्स द अवार्ड। ये भी अवार्ड हो जाएगा। और फिर जब अवार्ड हो गया, अब कोई भी पार्टी मुकरती है, उसको लागू नहीं करती है, तो ठीक वही बात हो जाएगी कि एग्जीक्यूशन का काम कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज कैसे करेंगे? जैसे कि उन्होंने ही फैसला दिया, उन्होंने फैसला दिया, फैसले के अंदर अब वो नहीं जाएंगे, फैसला उनकी डिग्री के अनुरूप हो गया है एक तरह से, और उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो ये कंसिलेशन का प्रोसीजर हो गया। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें विदाउट गोइंग टू आर्बिट्रेशन सीधे कंसिलेशन हो सकता है, और कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं कि आर्बिट्रेशन में चल रहे हैं और कंसिलेशन करा लें। और कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, एक और आर्बिट्रेशन की ओर है, अगर मान लीजिए कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, आर्बिट्रेशन से निपटाना चाहते हैं तो भी रेफर करवा सकते हैं। ये वहां से भी कोर्ट में पहले प्रेजेंट कर दिया, फिर आर्बिट्रेशन में भिजवा दिया तो भी भिजवाया जा सकता है। और एक और सुविधा दे रखी राजस्थान सरकार ने तो कि अगर मान लीजिए मामला सिविल न्यायालय में लंबित है और उस मामले को आर्बिट्रेशन या मीडिएशन से कहीं से भी निपटाया गया, लोक अदालत के माध्यम से भी निपटाया गया, तो कोर्ट फीस भी वापस रिटर्न कर देंगे, कोर्ट फीस वापस मिल जाएगी। ये एक बड़ी राहत है। तो ये इस तरीके से आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट इज प्लेइंग इन द जुडिशियल सिस्टम। और ये जो फॉर्मल जो जुडिशियल सिस्टम है उससे परे, इसमें जो लॉ का नॉलेज रखते हैं, विषय का नॉलेज रखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सड़क निर्माण का कार्य है और उसमें माल मटेरियल की क्या कमी रही क्या नहीं रही, तो चीफ इंजीनियर ऑफ द पीडब्ल्यूडी और रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ऑफ द पीडब्ल्यूडी इज द एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट को भी आर्बिट्रेटर रखा जा सकता है। तो ये इस तरीके के सिस्टम से ये आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन करता है। एक और सिस्टम जो चला है वह है लोक अदालत। लोक अदालत के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो आपके जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए, जो तो जिनका पढ़ा हुआ है, जो अभी आना है तो उनको पढ़ना है, तो वो उस एक्ट में ये है, लोक अदालत का वैसे भी आप अखबारों में ये पढ़ते रहते होंगे। लोक अदालत ये है कि लोक अदालत में भी 2-3 तरीके हैं। लोक अदालत को भी समझने के लिए 2-3 तरीके। एक तो ऐसा है कि मुकदमा नहीं कर रहे हैं, इससे पहले ही पार्टी ये चाहती है कि सामने वाली पार्टी को समझा करके और मेरे मामले को निपटा दिया जाए। तो ऐसा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सामने ऐसे एप्लीकेशन एक पक्ष के लगा दे तो वह दूसरे पक्ष को कॉल कर लेंगे और कॉल करके और उन दोनों को किसी सेटलमेंट पर लाने की कोशिश करेंगे। और वो अगर सेटलमेंट हो जाता है, इसको प्री लिटिगेशन कहते हैं, मुकदमा करने से पहले या विवाद करने से पहले, लड़ने से पहले मिल तो लें। तो ये पहली स्टेज है कि प्री लिटिगेशन स्टेज है। प्री लिटिगेशन में मुकदमा करने से पहले ही अगर लोक अदालत में मुकदमा ले गए और वहीं सेटलमेंट हो गया, और उसको फिर कानूनी रूप देने के लिए वो एक अवार्ड की तरह होगा, जो आर्बिट्रेशन एक्ट में जो अवार्ड होता है वैसा ही वो फोर्स रखेगा, और उसको वो एग्जीक्यूट कर सकेंगे। जिस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वह
अगर मान लीजिए उससे मुकरता है तो दूसरे पक्ष को मजबूर किया जा सकता है और उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। दूसरा है कि अगर कोई मुकदमा अदालत में लंबित है, पेंडिंग है, और उस मामले में लोक अदालत से निपटाना चाहते हैं, तो दोनों पार्टी में से कोई भी एप्लीकेशन देता है कि हम इसको लोक अदालत से निपटाना चाहते हैं, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है। 3 अथॉरिटीज बनी हुई है, तीनों अथॉरिटीज के सेक्रेटरीज हैं। उन सेक्रेटरीज जो है इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन में अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट का मामला ले में, अगर मान लीजिए सिविल जज में या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर कोई मुकदमा लंबित है और वो चाहते हैं कि इसको लोक अदालत में भेजा जाए, तो जो सेरिमोनियल लोक अदालत होती है उसमें इन मामलों को भेज दिया जाता है। भेज करके वहाँ दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है और दोनों को सुन करके, और इसमें काउंसलर बिठाए जाते हैं जो कि समझाइश का काम भी करते हैं, और जो समझाइश हो गई वो फिर वापस कोर्ट को देते हैं, तो कोर्ट उसको फैसले के रूप में फिर उसकी डिक्री पारित कर देते हैं। तो ये जो मामले लोक अदालत में मुकदमे से पहले आते हैं वो भी डिक्री हो जाएगा, और जो चल रहा है अदालत में और चलते हुए को लोक अदालत में भेजा गया तो वो भी डिक्री हो जाएगा, और ये चलते रहेंगे। फिर लास्ट है परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत जो है ये एक स्थायी अदालत है। तो इसमें परमानेंट लोक अदालत में क्या है कि मेडिकल की, सैनिटेशन की और दूसरे बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ऐसी जो 7-8 सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के कोई भी मामले जो हैं अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो परमानेंट लोक अदालत में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और वो परमानेंट लोक अदालत में एक प्रेसिडेंट है, 2 मेंबर हैं। प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का होता है और हर जिले में एक परमानेंट लोक अदालत है, तो उसमें जा कर के अपना क्लेम पेश कर सकते हैं। पर वो लिमिटेड जो 7-8 सेवाएं हैं, उन सेवाओं से रिलेटेड वाले मामलों में ही परमानेंट लोक अदालत का जुडिक्शन है, और उनमें परमानेंट लोक अदालत में जो केस पेश किया जाता है तो अगली पार्टी को बुलाया जाता है। बुलाया जाकर उसमें एक प्रावधान रखा गया है कि वो जो परमानेंट लोक अदालत के जो जज हैं और मेंबर्स हैं वो कंसिलेशन का भी काम करेंगे, उनको दोनों को समझाने का भी प्रयास करेंगे कि भाई अगर आप मान जाते हैं तो ये बात बैठ सकती है। और अगर वो चूंकि वो सेवा संबंधी ज़्यादा है, अगर वो सेटल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उस परमानेंट लोक अदालत को यह अख्तियार है कि वो फिर एविडेंस लेकर के पूरा फैसला सुना देगी, और ये जो पूरा फैसला जो सुना दिया जाएगा ये फिर एक फैसला होगा, और ये फैसला भी फिर एग्जीक्यूटेबल फैसला होगा, और इसको एग्जीक्यूट कराने का पावर भी संबंधित न्यायालय को रहेगा। तो ये परमानेंट लोक अदालत इस तरीके से काम कर रही है। तो जुडिशल सिस्टम में हमने ये देखा है कि शुरुआत में हमने जो वही मिसचीफ रूल की, व्हाट इज द मिसचीफ एंड व्हाट इज रिड्रेसल, तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स थी कि केसेस बहुत हैं, समय बहुत लगता है, पैसा बहुत, धन बहुत खर्च होता है, जल्दी न्याय नहीं होता है, तो हम एक ही सिस्टम के पीछे क्यों रहें, अल्टरनेटली दूसरा सिस्टम भी डेवलप कर लें। तो ये एक सिस्टम डेवलप हुआ है। वैसे ये सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है और अब डेवलप हो गया है, और अब आप देख रहे होंगे कि कोर्टों में सिविल केसेस कम आ रहे हैं। सिविल केसेस कम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो धन संबंधी ज़्यादा मामले हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों के मामले हैं, वो मामले या नहीं आकर के और वो सीधे आर्बिट्रेशन में जाते हैं, और आर्बिट्रेशन से वो फैसले हो रहे हैं। और आर्बिट्रेशन केवल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक का ही नहीं माने, ये बड़े बड़े फैसले हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जज रैंक के लोग भी हैं, और जो रिटायर्ड जज हैं और हाई कोर्ट जजेज हैं वो भी आर्बिट्रेटर के रूप में हैं।
डिस्ट्रिक्ट जजेस भी हैं और एक्सपर्ट भी और अन्य भी एक्सपर्ट जो विधि का ज्ञान रखते हैं और जो फैसला करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी आर्बिट्रेटर बनाया जा सकता है और वो फैसले कर रहे हैं। तो ये आज हमारे जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, जो फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है, उससे हट करके ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल फोरम जो है ये बन गए हैं और इनमें ये फैसले इस तरीके से हो रहे हैं और सिविल मामलों में ये है। और तो और अगर आप ध्यान दें तो क्रिमिनल में भी देखिए ना, प्ली बार्गेनिंग एक और नया डेवलपमेंट किया। प्ली बार्गेनिंग में यह है कि मुलजिम से यह कहते हैं कि तुम अगर स्वीकार करो तो तुम्हारी सजा कम कर देंगे। ये सीआरपीसी में आपने देखा, ये पढ़ा हुआ है, नहीं तो पढ़ लेना, प्ली बार्गेनिंग उसमें भी चला है। तो ये सब इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि कैसे हम शॉर्टकट करें कि मुकदमे जल्दी से निपटें और सबको न्याय भी मिल जाए। और न्याय मिल जाए तो न्यायालय पर इतना भार है, इस भार को कम कैसे करें? या तो अधिक से अधिक न्यायालय खोलें, अधिक से अधिक न्यायालय खोले तो भी एक उपचार है, लेकिन फिर भी अगर उतने नहीं खुलते हैं तो ये मीडिएशन इज द बेस्ट वे टू रिड्रेस द डिस्प्यूट। ये मीडिएशन का ये कंसेप्ट जो अभी लीगल फॉर्म में जो हमारे पास अभी अवेलेबल है और एडीआर के रूप में जो चल रहा है, इस पर ये संक्षिप्त मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दिया। और इसमें फिर विभिन्न प्रोविजंस हैं जो तो आपको डिटेल्ड पढ़ने पड़ेंगे। और अब आपकी कोई क्वेरी हो या और कोई बात हो तो जैसा ऑर्गेनाइजर और श्रोतागण जैसा भी चाहें पूछ सकते हैं। बिल्कुल, काफी लोगों की काफी क्वेरीज थी, मैं देख रहा था। तो आप जिन किसी की जो क्वेरी हो और ये अपॉर्चुनिटी एनकेस कर सकते हैं और सर से बात डायरेक्ट कर सकते हैं और सारे जो अपनी क्वेरीज है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक बार आप वन बाय वन अनम्यूट करें और आप सवाल पूछ सकते हैं सर से। ये पूछने वाले का को आप वो करेंगे। मेरे पास इसको कौन किसको म्यूट करना और किसको नहीं करना ये मेरे पास नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। वन बाय वन प्लीज आस्क क्वेश्चंस। हेलो सर। हाँ, It's me Aparna from Faridabad, Haryana. I am a school teacher. Okay. I am basically a woman seeing the crime in society. I just want to know about what is the best, according to you, to approach Lok Adalat or to get hold of an arbitrator. No, it will not covered by the arbitration. Then you feel Lok Adalat or to approach judiciary? मैडम ऐसा है, ये जो आपने कहा है इट इज रिलेटेड विद द क्राइम, और क्राइम के लिए तो आईपीसी सीआरपीसी और प्रोसीजर वही फॉलो होगा। और उसमें चूंकि सजा देना होता है, जो क्राइम हुआ है उसको सेंटेंस करना है, तो सेंटेंस करने का काम कोर्ट ही करेगी। तो उसके लिए जो अलग अलग ग्रेडिंग है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन जज, जिस भी किस्म का मामला है वो मामला उसकी एफआईआर दर्ज करा करके ही शुरू हो सकता है या कंप्लेन जो है न्यायालय में सीधी पेश करके किया जा सकता है। लोक अदालत के थ्रू नहीं होगा। So there are not only heinous crimes, but there are other things also which a women face in day-to-day lives. Domestic violence. Yeah, you can say harassment. So in that very case, it's necessary that we should approach a court. It takes so much of time, and instead of that, we cannot go for arbitration or I mean to say the word which you have used, and it is there at the local level, that is Lok Adalat. So we can approach that in that very situation, because all situations are not same. प्री लिटिगेशन मैं प्रीफर प्री लिटिगेशन तो आप प्रीफर कर सकते हैं, और अगर वहाँ सेटल हो जाए, ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के छोटे मामले कोई हैं
और वो प्री लिटिगेशन में ले जाते हैं तो लोक अदालत उसको एंटरटेन करेगी और एंटरटेन करके और दूसरी पार्टी को बुलाएगी और समझाइश की कोशिश करेगी। ये लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में प्री लिटिगेशन का मामला है। लेकिन इफ द प्री लिटिगेशन फेल्स, अगर प्री लिटिगेशन फेल हो गया तो फिर रेगुलर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ओके सर, हाँ, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? Sir, can you just speak about something about pre-litigation? What do you mean by it? Okay. प्री लिटिगेशन ये है कि अगर मान लीजिए एक आपके कोई विवाद हो गया, एक्स और वाई के बीच में डिस्प्यूट एराइज हो गया और एक्स ये चाहता है कि मैं मुकदमा नहीं करूं और पहले समझाइश की कोशिश करूं, तो वो अपने मोहल्ले में अपने भाई बंधुओं से कोशिश कर लेता है। लेकिन आजकल क्या है कि हमारे सामाजिक संरचना भी ऐसी नहीं रही कि कोई समझाइश का काम करे, भाई बंधु और लड़ाएंगे, या पड़ोसी है तो वो एक का पक्ष लेंगे। तो ऐसी अवस्था में हम उन दोनों को मिलाने का काम भी, वो जो ऐसा हमारे समाज में होता था वो सब खत्म हो गया। तो इसके लिए जो हमने ये एक नया फोरम जो दिया प्री लिटिगेशन का लोक अदालत के माध्यम से, तो जो जिला लेवल पर और राज्य स्तर पर और नेशनल लेवल पर ये बनी हुई हैं, तो इनके वहाँ जा करके एप्लीकेशन दे दे, वो एक पार्टी दे देती है तो दूसरी पार्टी को वहाँ कॉल करेंगे और कॉल करके दोनों को समझाइश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन समझाइश हो गई और नतीजे पर पहुंच गए जब तो वो एक तरह से फैसला हो जाएगा और फिर दोनों को मान्य करना पड़ेगा और उसको लागू कराने का काम कोर्ट कर देगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें एक पार्टी एग्री नहीं हुई तो फिर वो प्री लिटिगेशन फेल माना जाएगा और फेल मानने पर फिर वो रेगुलर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। इसलिए रेगुलर कोर्ट में जाने से पहले ये एक स्टेज दिए, ये इसको प्री लिटिगेशन कहा। थैंक यू सर। अच्छा सर, और कोई क्वेश्चन? हेलो सर, this is Harshvardhan Singh. Hello. हाँ बोलिए। Sir, I was asking that for a fresher advocate, what is the way to get into this field of arbitration? Like how one should start their career in arbitration? You are Saktawat, ठीक है। ऐसा है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप आर्बिट्रेशन में एडवोकेट्स आर अलाउड। मैं आपको एक बात और शायद कहना रह गया मेरे से, आर्बिट्रेशन में एडवोकेट्स आर अलाउड। दोनों पार्टी अपने अपने एडवोकेट कर सकती है और मुकदमे को पैरवी करने के लिए दोनों एडवोकेट अपनी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उसमें जो मैंने कहा कि सीपीसी और एविडेंस लागू नहीं होगा और एफिडेविट के मार्फत अपनी बात कह सकते हैं या डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो फिर भी अपनी बात को कहने के लिए एडवोकेट्स के जरूरी होता है। और एक देखिए कि सिंपल सी बात कही जाए तो भी एक एप्लीकेशन लिखना ही नहीं आता किसी को। कई जने ऐसे हैं जो लॉ कॉलेज से निकल करके गए हैं, लेकिन उनको हाजिरी माफी देनी है कि आज मुलजिम नहीं आया, उसकी हाजिरी माफी तो वो भी पिटिशन राइटर से लिखा के लाते हैं। तो हम वो न करके हम खुद अपने हाथ से लिखने की आदत डालें। और आर्बिट्रेशन की जानकारी के लिए बेहतर यह है कि जो सीनियर आर्बिट्रेशन में एडवोकेट हैं उनके साथ जुड़ करके और आर्बिट्रेशन के पॉइंट को समझें। और इसमें पहले तो पार्टी के एडवोकेट बनने का काम करना पड़ेगा। और आने वाले समय में ये जरूरी नहीं है कि सिविल एडवोकेट्स जो है केवल कोर्टों में ही होंगे। ये आर्बिट्रेटर के सामने आर्बिट्रेटर का भी एक ट्रिब्यूनल है, तो उस ट्रिब्यूनल में भी ये एडवोकेट्स होंगे। तो इसमें आप अपने आप को अगर रेज कर लेते हैं तो यू कैन स्टैंड देयर।
Sir, so arbitrator, basically the tribunal of arbitration and this tribunal of SAT, which is under this SABI. So all these are same sort of judiciary or matlab part of judiciary, we can say. Arbitrator is a tribunal. It is declared by the Arbitration Act. So it is having its separate legal entity, na sir? Yeah, separate legal entity. Correct. Okay, thank you. Thank you. हाँ, correct. हाँ. और कोई? Sir, this is Hitendra Jain. I have a question that you said once the award is given by the Lok Adalat, it cannot be appealed in any other judicial system, right? So how the using the section 34, how the district judge can interfere in this and it will help the party? लोक अदालत से अगर मान लीजिए फैसला हो गया तो अपीलेबल तो नहीं है, अपीलेबल नहीं है, इंटरफेयर नहीं कर सकते, केवल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर चैलेंज करना है तो रिट के थ्रू ही किया जा सकता है हाई कोर्ट में, नॉट एज ए अपील। So the final decision, so the high court decision will be the final if he use the read option, right? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले बात तो आप ये सोचें कि लोक अदालत में जो फैसला हुआ है वो किस आधार पर हुआ है। दोनों पार्टी एग्री हुई है, दोनों पार्टी ने साइन किए हैं, दोनों पार्टी एग्री हुए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्रीमेंट ही तो है वो। और अब एग्रीमेंट से परे क्यों जा रहे हो भाई? और उस समय जब आपने साइन किए तो ये तो कंसेंट डिक्री है। लोक अदालत की जो कोई भी डिक्री है तो पार्टीज की कंसेंट की डिक्री है। अगर मान लीजिए आप दोनों सहमत हुए जब भी तो वो डिक्री पारित हुई है, तो कंसेंट डिक्री है, तो कंसेंट डिक्री की अपील अलाउ होनी भी नहीं चाहिए। इसमें इनजस्टिस भी नहीं हो रहा। Thank you sir. अच्छा, एनी मोर क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो, ओके। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम पूर्णिमा बैरागी है। हाँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसा कि आपने बोला कि सभी मामले कोर्ट में ही क्यों आए। हम प्रारंभिक स्तर पर देखते हैं कि हम परिवार स्तर पर या फिर एक जाति पंचायत या इस टाइप से करके हम सारे केसेस को सुनवाई करते थे। इसके बाद में सारे जो हैं केसेस जो हैं वो आप चाहे तो आर्बिट्रेशन के थ्रू या ये लोक अदालत के थ्रू निपटा दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि कितने केसेस होते हैं जो आर्बिट्रेशन के थ्रू अथवा लोक अदालत के थ्रू ना होकर और सीधे कोर्ट में पेश किए जाते हैं। तो वहां पर भी इतने रेयर केसेस जैसे होते हैं, उसमें भी काफी टाइम लग जाता है उसको निर्णय आने में। तो उस चीज को आप किस तरह से देखेंगे सर? आखिर उन पे कोर्ट का बोझ कैसे कम किया जाए? हाँ, सबसे पहले मैं एक बेसिक प्रिंसिपल सभी के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, मीडिएशन में या आर्बिट्रेशन में या जो मामले हैं वो सारे सिविल मामले हैं, नॉट द क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेज तो रेगुलर कोर्ट के द्वारा ही निपटाए जाएंगे, एक। नंबर दो, जब मैं लोक अदालत के बारे में जब आपसे डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको ये बताया कि जब कोर्ट के अंदर जो मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों में भी कोई एक पार्टी ये चाहती है या दोनों पार्टी ये चाहती है कि आर्बिट्रेशन में भेज दिया जाए इसको, या न्यायालय ये समझता है कि इसको लोक अदालत में या आर्बिट्रेशन में भेजना उचित होगा, तो पेंडिंग केसेज को भी भेजे जा सकते हैं। और पेंडिंग केसेज को लोक अदालत में तो भेज ही रहे हैं, लोक अदालत में भेज रहे हैं और वहां समझाइश करके फैसले हो जाते हैं, तो उनकी फीस भी वापस लौटा रहे हैं। जो कोर्ट में फीस पे कर दी थी वो भी वापस देते हैं, चलो तुम समझ गए यहाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य मुकदमे कम करना ही तो है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ, और कोई शर्मा साहब और आगे? हाँ, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। हेलो सर। हाँ जी, बिल्कुल। हेलो सर। हाँ, आ रही आवाज आपकी, आ रही।
This side Mahendra Patel sir. हाँ पटेल साहब बोलिए। Sir, arbitration can be contractual or voluntary. Both. Both sir. Both. One more question sir. हाँ Sir, in Lok Adalat, the procedural laws and the Evidence Act are strictly followed or not while assessing the merit of the claim by the Lok Adalat? No, not essential. Not essential. Not Okay, essential. sir, thank you. Not essential, but if followed, okay. Yes, sir. हाँ. And sir, there is difference between the Lok Adalat award and the permanent Lok Adalat award? No difference. Okay, sir. Thank you. हाँ हाँ. Any more questions? और इस तरह से आप सभी ने जो ध्यानपूर्वक सुना, इससे एक चिंतन आपके मन में आ जाना चाहिए कि हम जुडिशियल सिस्टम में मतलब पैरेलल जुडिशियल सिस्टम भी चलाया जा सकता है, चल सकता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी न्याय हो। ये इसका उद्देश्य है। और कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो मैं आमंत्रित करता हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड, आस्क क्वेश्चंस इफ एनी. This is the platform where you can quench your thirst, and I understand that this is the high time that we should pose some questions. Sir, can you please give some more information about interim order? What is the maximum time the court can take for the interim order? मैक्सिमम टाइम तो जो सेकंड पार्ट है, मैक्सिमम टाइम तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैक्सिमम हाँ ठीक है, उसका भी आंसर है। इंतरिम का अर्थ यूं लीजिए, आप लॉ के स्टूडेंट हैं? Yes, sir. Final year law student. हाँ ओके ओके, देन ऑल राइट, ठीक है। जैसे मुकदमा दर्ज किया तो सूट इज इंस्टीट्यूटेड, और जो ही मुकदमा फैसला हो गया सूट इज डिसाइडेड। मीनवाइल दीवार गिरा दी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की, उसकी देखरेख करनी है, वो क्षति होने वाली है, कोई भयभीत कर रहा है, तो इस बात का भी फैसला जरूरी हो गया। इस बात का फैसला जरूरी हो गया, और इसकी एप्लीकेशन एक पक्षकार ने की, दूसरा पक्षकार जो है ऐसे मिसचीफ कर रहा है, इसको रोको, इसको रोको। तो उसको रोकने के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है, इट इज इंतरिम ऑर्डर। इंतरिम ऑर्डर का अर्थ ये हुआ कि मूल मुकदमे का फैसला नहीं हुआ। आपके मेरे बीच में दीवार या मकान का विवाद है, तो उसका फैसले की तो वाद दायर है, लेकिन बीच में जो मैं तोड़ा फोड़ी कर रहा हूं या मैं और कोई मिसचीफ कर रहा हूं, इसके लिए आप मुझे रुकवाने के लिए आप जो एप्लीकेशन लगाते हैं, दैट इज नोन एज इंतरिम एप्लीकेशन। इंतरिम एप्लीकेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय एनी पार्टी, इट इज नोन एज इंतरिम। और इस इंतरिम पर जो ऑर्डर दिया जाता है, वो ऑर्डर जो है इंतरिम ऑर्डर कहलाता है, और वो मेन मुकदमे को कोई प्रभावित नहीं कर रहा है, वो तो मीनवाइल व्यवस्था के लिए। जैसे मान लीजिए आपके मेरे बीच में एक खेत का झगड़ा हो गया, अब वो खेत किसके कब्जे में रहेगा, तो कोर्ट एक रिसीवर नियुक्त कर दे, उसके पास रहे, तो ये जो ऑर्डर बीच में पास किया गया, इससे ये फैसला नहीं हुआ कि खेत किसका है। लेकिन जब तक मुकदमा निपटे, जब तक रिसीवर जो है उसको रखेगा, ये ऑर्डर जो पास किया गया, ये इंतरिम ऑर्डर है। और इसकी अवधि क्या होगी? जब तक मामला लंबित रहे, अर्थात टिल द पेंडेंसी ऑफ द सूट। टिल द पेंडेंसी ऑफ द सूट, जब तक मुकदमा पेंडिंग रहे, फैसला हुए, तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। तो ये आपके जो दो पार्ट थे, उसका ये हो गया कि इंतरिम का अर्थ तो ये है कि आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट एंड बिफोर द फाइनल डिसीजन, इफ एनी एडजस्टमेंट और एनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड to protect any interest of the party, an order is passed, is known as interim order, and that will prevail up to the last final decision.
Yeah, sir, thank you. But sir, my question, one more question I have is like, if you, if अगर केस सूट हो जाता है and almost उसको 2 साल हो गए, interim order भी we have not received anything from the court. In that case, can we do something to force the court or judge someone to give us at least interim order? At any time, any party can file the application during the pendency of a suit. It is not necessary that as soon as the suit is instituted, an interim application should be filed, but it can be filed afterward also. But court को minimum time और maximum time court के लिए कुछ नहीं होता है, right? नहीं, कोर्ट को गवर्न करना चाहोगे क्या? नहीं, गवर्न तो नहीं करना, जैसे कि usually in case of divorce cases, family law, where the the woman is expecting some kind of maintenance, in that case she does not have anything to survive, so if she is waiting for 2 years or 3 years to get some kind of final decision from the court, then within that duration how she can survive? If you have gone through the section of 125(6)(7)(8) of the CRPC, there is a time limit is fixed. It should be passed when the application is be filed. It should be decided within a month. So interim should be decided, right? Interim should be decided within a month. Okay. एक महीने के अंदर. If in any situation if she has not received that kind of interim order, then what next step she can do it? नहीं, मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, सीधा सिद्धांत है. सर, जैसे एप्लीकेशन लगा दी है फिर भी कोई आगे से कोई नहीं आया, तो उसके लिए उसका एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता. ओके, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा. ओके, थैंक यू सर. अच्छा, हेलो सर. हाँ बोलिए सर. डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में सर ये आर्बिट्रेटर को कौन अपॉइंट करता है? डोमेस्टिक मामलों में सामान्यतः आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं करते हैं, खाली काउंसलर्स होते हैं. ओके सर. और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन? हाँ, वो उसमें तो आर्बिट्रेटर नियुक्त होते हैं. उसमें इंटरनेशनल वाले में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है. ओके सर. हाँ, वैसे भी आर्बिट्रेटर नियुक्ति का काम हाई कोर्ट से नीचे नहीं है. अब डिस्ट्रिक्ट जज कैन नॉट अपॉइंट. तो सर इस एडीआर प्रोसेस में कोर्ट का भी कोई रोल होता है? कोर्ट का रोल ये लोक अदालत वाले में तो है, बाकी आर्बिट्रेशन में कोई नहीं. आर्बिट्रेशन में कोर्ट का कोई रोल नहीं है. खाली अगर आर्बिट्रेटर नियुक्त कराने के लिए हाई कोर्ट गए तो वो आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का ऑर्डर पास कर देंगे बस, फिर बाद में सुनवाई सारा आर्बिट्रेटर करेगा. ओके सर, थैंक यू. अच्छा, थैंक यू गाइस. नरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी सर, बिल्कुल सर. ओवर टू नरेंद्र. जी सर. सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आज चौहान साहब जैसे ज्ञान मूर्ति को हम सभी को सुनने का. आप खुद भी बुद्धिमान है भाई, खुद भी बहुत अच्छे बुद्धिमान हो, ऐसा नहीं. सर, एक महासागर की जो ज्ञान से अभिभूत है सर आप, और आपने अपने ज्ञान की बूंदों से सर हमारे महाविद्यालय के सभी नव कौशलों को जो आज आपने सिंचित किया है सर, उसके लिए हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे. और सर, इस महामारी के दौर में सर जो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचयन हुआ है सर, सिर्फ आपके ज्ञान की वजह से, तो सर उसके लिए मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं सर हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से सर. और आपका सानिध्य हमें सदैव मिलता रहे, और सर हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं अपने आप को. आपका सर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर. मनीष सर. जी सर, मनीष सर. थैंक यू सर. सर, आज आपका जो लेक्चर था काफी वैल्यूबल था हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए. काफी प्रैक्टिकल आपने जो हमें बताई, हमारे लिए काफी अच्छा रहा सर. और सर, हमें चाहूंगा कि सर आगे भी सर जब भी हम हमारे स्टूडेंट्स आपसे ज्ञान चाहें सर, तो आप हमें जरूर समय देंगे सर. और प्रैक्टिकली सर हम आगे भी सर आपसे सहयोग चाहेंगे सर. मैं विश्वविद्यालय के डायरेक्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर
जो प्रोफेसर डॉक्टर के दवे सर का भी थैंक्स करना चाहूंगा, सर ने हमें टाइम दिया। और विशेष थैंक्स मैं अपने संस्था प्रधान जो डॉक्टर सुभाष शर्मा सर का भी दूंगा कि सर ने जब से ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक सर हमारे लिए वेबिनार्स की एक लड़ी लगा दी है सर। तो सर आपका भी थैंक्स। और मेरे सारे साथी बंधु लेक्चरर्स, उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे लिए काफी अच्छा एक सीरीज तैयार करी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हमारे concluded? शॉर्ट नोटिस आप पधारे यहाँ पे। ठीक है सर, मैं रिलीव। ठीक है राहुल जी, वाइंड अप कर दें। जी सर, जी सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पधारे, हमारे स्टूडेंट को इतना ज्ञानवर्धक बातें बताई आप। तवे सर, सुभाष सर, आपका भी सब होता है। चीजें जो आपने जो एक लेमैन की तरीके से समझा दी, ये अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट अगर इतना सवाल पूछ रहा है इसका मतलब नहीं, अच्छी बात है सर। हेलो, बस हो गया। आपके वहाँ है? अच्छा, मैं वहाँ आ जाऊंगा। ठीक है।